हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल फिरोज खान सर। दोस्तों, हमारा चल रहा है मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011। ठीक है, आइए कंटिन्यू करते हैं धारा और हम करते थोड़ा सा रिवीजन जो पिछले मेरे वीडियो में आपको पढ़ाया था कुछ धाराएं। आइए उसको समझते चलते हैं। धारा 1 संक्षिप्त नाम विस्तार आरंभ। ठीक है, धारा 2 जो महत्वपूर्ण है परिभाषाएं। धारा 2A में क्या बताया गया है? अधिनियम। अधिनियम से क्या आशय है दोस्तों? तो भ्रष्टाचार अधिनियम 1988। ठीक है, और धारा 2B में क्या है? प्राधिकृत अधिकारी। अधिकारी कौन होगा? जो न्यायिक सेवा में रहा हो या सेशन न्यायाधीश रह चुका हो या अपर सेशन न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, और सी क्या बताती है? सी हमें तो बताती संहिता के बारे में। संहिता से अभिप्राय किससे लिया जाएगा? तो सीआरपीसी 1973 1974 का 2 अधिनियम संख्या। ठीक है, डी में क्या बताया गया है? घोषणा के बारे में, जो धारा 5 में हम समझेंगे आज। और ई में क्या बताया गया है? अपराध से संबंधित तो हमने बता चुके हैं। और एफ में क्या है? तो दोस्तों एफ में है हमारा विशेष न्यायालय के बारे में गठन का प्रावधान, जो हमने 3 में देखा था। ठीक है, तो आप देखा है परिभाषाएं। ठीक है, उसके बाद धारा 3 में विशेष न्यायालयों की स्थापना और 4 में मामलों का संज्ञान। आइए धारा 7 शुरुआत करते हैं दोस्तों। धारा 5 जो बताती है, जो भी महत्वपूर्ण धारा है दोस्तों 5 भी, इस अधिनियम के अधीन विचार किए जाने वाले मामलों की घोषणा। इस अधिनियम के अधीन, इस एक्ट के अधीन जो विचार किए जाने वाले मामले हैं उसकी घोषणा कौन करेगी, कैसे करेगी? आइए समझते हैं। तो जहां राज्य सरकार को प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, जब राज्य सरकार को प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर कोई सबूत मिलता है, तो कोई एविडेंस मिलता है, तो ये विश्वास करने का कारण हो कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कथित रूप से किए गए किसी अपराध के किए जाने का सामूहिक आधार है। क्या है? किसी अपराध के किए जाने का समुचित आधार है, जो लोग पद धारण कर चुका हो। ठीक है, पब्लिक गवर्नमेंट का पद धारण कर चुका हो या अथवा धारण कर रहा हो, या तो धारण कर चुका हो अथवा पद धारण कर रहा हो। ठीक है, हमारा एक्ट किस पे है? विशेष भ्रष्टाचार पर। ठीक है, तो भ्रष्टाचार से संबंधित किसी मामले में राज्य सरकार को प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिलता है, तो उस आधार पर वो या तो वो व्यक्ति धारण कर चुका है पद लोक का, या फिर वो अथवा धारण कर रहा हो। और जो अधिनियम की धारा 2 में क्या बताया गया है? सीआरपीसी 1974 का 2 के अर्थ हैं। क्या अर्थ के अंतर्गत राज्य सरकार में लोक सेवक हो या रहा हो, राज्य को विश्वास हो जाने पर इस प्रकार की घोषणा करेगी। क्या घोषणा करेगी? अधिनियम के अधीन विचार किए जाने वाले मामलों की घोषणा। जब राज्य सरकार को प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर यह मामला बनता है, तो वहां इस प्रकार की घोषणा करेगी और मामले को आगे ले जाएगी। ठीक है, इसका क्लोज 2 बताता है ऐसी घोषणा को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ऐसी घोषणा को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। विशेष न्यायालय में इसका प्रावधान किया गया है। धारा 5 हमारी हुई कंप्लीट दोस्तों। आइए धारा 6 घोषणा का प्रभाव। क्या प्रभाव होगा इस घोषणा का जो धारा 5 के दिन की जाएगी? विशेष न्यायालय से भिन्न कोई किसी न्यायालय में, ठीक है, मामला हमारा कहां पर होगा? विशेष न्यायालय में लंबित होगा। विशेष न्यायालय बना ही इसलिए है कि लोक सेवक के जो प्रमुख भ्रष्टाचार संबंधी जो मामले हैं उसे दिखाने के लिए ही इस एक्ट को लाया गया। अब विशेष न्यायालय से घोषणा का प्रभाव, तो विशेष न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय में लंबित है कोई मामला, विशेष न्यायालय से भिन्न किसी मामले में लंबित है वो मामला, तो वह विशेष न्यायालय को अंतरित हो जाएगा। और आप धारा 6 को एक बार देख लीजिएगा डायरेक्टिव में। ठीक है, धारा 6 हमारी घोषणा का प्रभाव, ये याद रखिएगा। धारा 6 इतना ही रखिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट धाराएं भी पूछी जाएगी। आइए धारा 7 की बात करते हैं। अपराधों के विचरण के बारे में, ट्रायल के बारे में विशेष न्यायालयों की अधिकारिकता। ठीक है, तो विशेष न्यायालय की क्या अधिकारिकता होगी? तो दोस्तों विशेष न्यायालय की यह अधिकारिकता होगी कि वो मुख्य आरोपी, चाहे वो षड्यंत्रकारी हो, चाहे वो दुष्प्रेरक हो, चाहे विचारण करने के लिए शासित होगा, वहां विचारण करेगा कौन? विशेष न्यायालय। धारा 5 के दिन की गई घोषणा के अधीन यदि कोई व्यक्ति अपराधी पाया जाता है, मामला बनता है, समुचित आधार होता है, तो दोस्तों वहां विशेष न्यायालय की अधिकारिकता होगी कि वहां उस मामले को देखेगी। ठीक है, तो विशेष न्यायालय की अधिकारिकता तो वो सभी मामलों, चाहे वो षड्यंत्रकारी मामले में हो, चाहे दुष्प्रेरक, चाहे बहकाए हुए के उकसाना हो, चाहे वो विचारण करने की शक्ति होगी। ठीक है, धारा 5 के अधीन घोषणा की गई है, उसके अधीन इस धारा 7 में उसको विचारण करने की अधिकारिकता होगी। धारा 7 अधिकारिकता के बारे में बताती है। आइए धारा 8 देखते हैं दोस्तों, विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्ति।
तो विशेष न्यायालय को ये शक्ति और प्रक्रिया के बारे में धारा 8 बताई गई है कि क्या प्रोसीजर होगी और क्या इसकी पावर होंगे। तो दोस्तों ये पूरा अपने पावर का इस्तेमाल करेगा, ठीक है, ये पावर का, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि धारा 8 में क्या प्रावधान किए गए हैं। धारा 8 में प्रोसीजर और पावर के बारे में बताया गया है विशेष न्यायालयों के बारे में, ठीक है। ये पूरी स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करेगी। आइए धारा 9, विशेष न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपील, ठीक है। आदेशों के विरुद्ध अपील, चाहे कोई भी न्यायालय हो, आदेशों के विरुद्ध जो अपील होती है, तो धारा 9 में भी, इसमें भी विशेष न्यायालय में भी प्रावधान किया गया है कि कोई विशेष न्यायालय जो किसी आदेश देता है, इसके निर्णय के या दंडादेश के विरुद्ध किसी को आदेश देता है और जो पारित व्यक्ति होता है वो इसके विरुद्ध अपील कर सकता है, ठीक है। तो अपील का प्रावधान धारा 9 के अंतर्गत किया गया है। विशेष न्यायालय के निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील करने का प्रावधान धारा 9 के क्लॉज 1 में किया गया है, 2 में बताया गया है। और ये आदेश और ये विचारण के जो मामले हैं, ये अन्य विशेष न्यायालय में नहीं किया जाएगा, मतलब अन्य न्यायालयों में इसका जो है आदेश नहीं, विचरण नहीं किया जाएगा। क्लोज 2 में बताया गया है, इसी में किया जाएगा विशेष न्यायालय में ही या राज्य सरकार को, ठीक है। और 3 बताती है क्लोज 3, 9 का क्लोज 3 बताता है, क्या बताता है कि आदेश दिए जाने के पश्चात 30 दिन के भीतर आपको अपील करनी होगी। निर्णय या आदेश के विरुद्ध 30 दिन के भीतर आपको अपील करनी होगी। धारा 9 का क्लोज 3 में बताया गया है। ये धारा 9 हमारी कंप्लीट हुई, जो बताती है इसके बारे में दोस्तों, आदेश के विरुद्ध अपीलों के बारे में। तो अपील का प्रावधान धारा 9 में किया गया है। धारा 10 आईएमपी दोस्तों, जो बताती है मामलों का अंतरण। क्या बताती है? मामलों का अंतरण। दोस्तों देखिए, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के होते हुए भी उच्च न्यायालय मामलों को एक विशेष न्यायालय से दूसरे विशेष न्यायालय में अंतरित कर सकेगा। कौन करेगा? हाई कोर्ट क्या करेगी? एक मामले को दूसरे मामले में अंतरित कर सकेगी। यदि मामला परिस्थिति के अनुसार नहीं जैसा लगे तो हाई कोर्ट को पावर है कि वहां एक विशेष न्यायालय से दूसरे विशेष न्यायालय में मामले को अंतरित करेगी। अंतरण के बारे में, ट्रांसफर के बारे में कहां पर बताया गया? तो धारा 10 में बताया गया है, ठीक है। धारा 10 भी आईएमपी महत्वपूर्ण है। कौन करेगा ट्रांसफर? तो हाई कोर्ट, एक विशेष न्यायालय से दूसरे विशेष न्यायालय में। आइए देखते हैं धारा 11। समझिए, किसी विचारण को स्थगित करने के लिए, किसी मामले को, ट्रायल को स्थगित करने के लिए विशेष न्यायालय का अबद्ध नहीं होना। विशेष न्यायालय इसके लिए अबद्ध नहीं है। धारा 11 में विशेष रूप से बताया गया है कि कौन विशेष न्यायालय इसके लिए अबद्ध नहीं है, ठीक है। कि विशेष न्यायालय मामले को स्थगित करने के लिए अबद्ध नहीं है और मामले को 1 वर्ष के भीतर निपटाना होगा। मामले को 1 वर्ष के भीतर निपटान करना होगा, उसे खत्म करना होगा। मामले को 1 वर्ष के अंदर निपटाना होगा। धारा 11 के अंतर्गत बताई गई है क्लोज 2 में, ठीक है। धारा 12, अपने पूर्ववर्ती द्वारा अभिलिखित की गई साक्ष्य पर, जो न्यायालय अपनी बातों लिखता है, अभिलेख करता है, उस बात को लिखी गई साक्ष्य पर, उस बात पर लिखी गई साक्ष्य पर पीठासीन न्यायाधीश द्वारा कार्रवाई का किया जाना, ठीक है। जिस व्यक्ति, जिस न्यायालय में कोई अधिकारी बैठा हुआ है, कोई न्यायाधीश बैठा हुआ है और उसने अपनी बातों को लिखा है ना, तो पूर्व में लिखी हुई बातों का साक्ष्य के आधार पर पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्रवाई को किया जाना, ठीक है। तो जो अधिकारी होगा वो दोस्तों अपनी पुरानी पूर्ववर्ती बातों पर, अभिलिखित बातों पर साक्ष्य के आधार पर वो पीठासीन अधिकारी क्या करेगा? संज्ञान या न्यायाधीश द्वारा कार्रवाई का किया जाना। ये हमारी धाराएं 12 कंप्लीट हुई और हमारे अध्याय 2 कंप्लीट हुए। अध्याय 3 और 4 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बाकी की धाराएं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।